हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं विकास शिक्षा ओशन तथा मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास के तहत हम एमसीक्यूज़ की एक मेगा सीरीज़ को लॉन्च किए थे और इसी के तहत एमसीक्यूज़ की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला का यह आखिरी वीडियो है। ठीक है, आज हमारी एमसीक्यूज़ की पूरी श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, तो आज हम पूरे 200 क्वेश्चनों को समाप्त कर देंगे। 20 और क्वेश्चन हैं जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है यह यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं उन सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। इसी वजह से आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ओशन को शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और ब्लॉग इस सब की लिंक अवेलेबल करवा दी गई है। तो आप फेसबुक पेज के लिंक पर जाकर शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम चैनल के लिंक पर जाकर आप इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा साथियों, हमारे ब्लॉग की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है। आप उस लिंक पर जाकर आप हमारे ब्लॉग पर ज़रूर विजिट कीजिए, जहां पर आपको हमारी सारी क्लासेस के पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। यानी मिडिवल हिस्ट्री का भी जो पूरा पीडीएफ है वो आपको वहीं पर अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। चलिए साथियों, तो जल्दी से आप सभी लोग आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं साथियों कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन यानी 181वां क्वेश्चन कहता है कि मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। मुगल काल में जो बंदरगाह होते थे, पोर्ट जो होते थे, उनका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। आप सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन ए है मुत्सद्दी, ऑप्शन बी है मीर ए बहार, ऑप्शन सी है मुशरिफ और ऑप्शन डी है मुकद्दम। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि जब मुगल साम्राज्य था, मुगल शासनकाल था, उस वक्त बंदरगाहों के जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, उस सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो मुत्सद्दी या मीर ए बहार, मुशरिफ या मुकद्दम। तो मेरे साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग कि मुगल बादशाह जो अकबर थे, ठीक है, अकबर के शासनकाल के दौरान अकबर ने इस पद की सृजन किया था, पद का निर्माण किया था। ठीक है, और इसके तहत अकबर ने जो बंदरगाह के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उन सर्वोच्च अधिकारी को वो कहते थे मीर ए बहार। क्या कहते थे? मीर ए बहार। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 181 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी बंदरगाहों के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वह बंदरगाह के सर्वोच्च अधिकारी कौन? बी मीर ए बहार होते हैं। ठीक है साथियों, चले मित्रों, अब जरा अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 182 182 प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था। जब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, तब दिल्ली में किसका शासन था या दिल्ली का राजा कौन था। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो साथियों एक बात यह है कि विजयनगर साम्राज्य जो है, यह विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक महानतम साम्राज्य था। ठीक है, और इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का के द्वारा इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम सम्राट जो थे, ठीक है, और शक्तिशाली जो सम्राट थे, वे थे आपके कृष्णदेवराय। ठीक है, ये जानकारी मैंने आप लोगों को विजयनगर के बारे में दे दी। अब प्रश्न जो था कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई उस वक्त दिल्ली का राजा कौन था। तो साथियों
दिल्ली का उस समय राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो प्रश्न क्रमांक 182 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है साथियों, आइए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 183। प्रश्न क्रमांक 183 कहता है कि कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है, यानी वह कौन सा हिंदू राजपूत राजा था जिसने मंदिरों के निर्माण करवाने के लिए धन दिया, दौलत दी या फिर अनुमतियाँ दी। ठीक है, तो वह इतिहास में कौन सा राजा है राजपूत जो मस्जिदों के निर्माण के लिए जाना चाहता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मिहिर भोज, ऑप्शन बी है भोज परमार, ऑप्शन सी है जय सिंह सिद्धराज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अब प्रश्न ये है कि वह कौन सा राजपूत राजा है जिसने मस्जिदों का पुनर्निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, कि क्या इसका राइट आंसर मिहिर भोज हो सकता है, या भोज परमार हो सकता है, या जय सिंह सिद्धराज हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा सी वाला, जय सिंह सिद्धराज। ठीक है, इसी व्यक्ति ने, ये जो राजपूत राजा है, इसी व्यक्ति ने मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आपके लगभग 1 लाख मुद्राएं प्रदान की थी। कितनी साथियों? 1 लाख मुद्राएं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 183 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। चले साथियों, अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, और इस प्रश्न की चर्चा करते हैं कि कौन सा मिलान सही नहीं है यानी इन 4 मिलानों में से एक मिलान गलत है। तो ऑप्शन ए बाज बहादुर मालवा, ऑप्शन बी सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, कुतुब शाह गोलकुंडा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात हमसे पूछी जा रही है कि जैसे कि बाज बहादुर मालवा से संबंधित हैं, तो इसी प्रकार से आपके कौन किस स्थान से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन की चर्चा करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बाज बहादुर की बात करें तो बाज बहादुर मालवा से संबंधित ये कथन बिल्कुल सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, ये भी बिल्कुल सही है। कुतुब शाह गोलकोंडा, तो ये भी बिल्कुल सही है। किंतु यूसुफ आदिल शाह जो है, यह अहमदनगर से संबंध न रखते हुए ये संबंध रखते हैं बीजापुर के। ठीक है, बीजापुर जो है, बीजापुर से संबंध रखते हैं, न कि ये अहमदनगर से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार सी वाला आपका मिलान क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 184 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चलिए अब जरा अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले आप सभी लोग जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? दक्षिण भारत का जो पश्चिमी घाट है उसके कौन कौन से हिस्से थे? तो ऑप्शन ए मुसूरी, ऑप्शन बी तोंडी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो चलो मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि भारत का जो पश्चिमी घाट है, दक्षिण भारत का जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने एक मैप देखा होगा, इस प्रायद्वीप भारत है। ठीक है, तो ये जो पश्चिमी हिस्सा है भारत का, ठीक है, इस पश्चिमी हिस्से पर एक पर्वत है जिसे कहते हैं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो इस पश्चिमी घाट पर कौन कौन से भारत के हिस्से थे? तो ऑप्शन ए है मुसूरी, ऑप्शन बी है तोंडी। तो साथियों याद रखिएगा, मुसूरी और तोंडी ये दोनों आपके दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के हिस्से थे। तो इस अनुसार से उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 185 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, उपरोक्त दोनों। ठीक है,
चले साथियों, अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, प्रश्न क्रमांक 186। आइए जानते हैं साथियों कि प्रश्न क्रमांक 186 क्या कहता है। ठीक है, अब साथियों इस प्रश्न का तो उत्तर आप लोगों को ही देना होगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत आसान है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया, वह किस देश का था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब विदेशी यात्री इब्न बतूता आया था, वह किस देश का था? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है मोरक्को। तो जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इब्न बतूता जब भारत आया था तो इब्न बतूता किस देश का था। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है साथियों, और आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम भी हैं। तो मेरे साथियों, जो इब्न बतूता भारत आया था, ठीक है, यह इब्न बतूता मोरक्को देश का था। किस देश का? मोरक्को देश का था, याद रखिएगा, जो कि दिल्ली के काजी के पद तक पहुंचा था। ठीक है, तो इब्न बतूता जो है यह मोरक्को देश का था, जो कि भारत की यात्रा पे आया था। तो प्रश्न क्रमांक 186 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, मोरक्को। चले साथियों, अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, प्रश्न क्रमांक 187। प्रश्न क्रमांक 187 कहता है कि मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया था? तो ऑप्शन ए है भीमदेव सोलंकी फर्स्ट ने, ऑप्शन बी है विजयदेव ने, ऑप्शन सी है भीमदेव सोलंकी सेकंड ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसने मोहम्मद गोरी को राजस्थान के जो माउंट आबू है उस माउंट आबू पर हराया था? ठीक है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया। तो साथियों बात कुछ ऐसी है कि मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास हराने वाला जो प्रतापी राजा था वह था भीमदेव सोलंकी सेकंड। ठीक है, भीमदेव सोलंकी सेकंड ने मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास हराया था। तो प्रश्न क्रमांक 187 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, याद रखिएगा। चले जी साथियों, अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा हम कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 188, किस चोल राजा ने, ठीक है, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था? मैं आपको बता दूं साथियों कि चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का साम्राज्य था। ठीक है, एक प्रमुख वंश था जो अपनी नेवी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, और अपनी नेवी की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए ही मालदीव तथा श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया गया और उस मालदीव और श्रीलंका को जीत लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, नेवी कैसी है, कितनी शक्तिशाली है, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए। तो वह कौन सा चोल राजा था जिसने मालदीव को जीता था? तो ऑप्शन ए राज चोल प्रथम, ऑप्शन बी राज द्वितीय, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों हम सबको ज्ञात होना चाहिए कि वह जो चोल राजा था जिसने मालदीव को जीता था, ठीक है, वह राज चोल प्रथम था। कौन था? राज चोल प्रथम। तो प्रश्न क्रमांक 188 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, राज चोल प्रथम। इन्हीं ने तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मालदीव के ऊपर आक्रमण किया था। तो प्रश्न क्रमांक 188 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, प्रश्न क्रमांक 189। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब जो था उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल साम्राज्य का बादशाह था औरंगजेब, इसकी मृत्यु कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी बीजापुर में, ऑप्शन सी अहमदनगर, और ऑप्शन डी पुणे। मेरे साथियों औरंगजेब की मृत्यु तब हुई थी जब ये दक्षिण के अभियान पे गए थे, मराठाओं से युद्ध करने के लिए गए थे, और इसी दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। कहाँ हुई साथियों? अहमदनगर। तो प्रश्न क्रमांक 189 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, अहमदनगर। ठीक है साथियों, चलिए
अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 190 क्या कहता है, आइए जानकारी हासिल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 190 कि अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया। अकबर जो था जिसने बुलंद दरवाजा बनाया था, इस बुलंद दरवाजा उसने कब बनाया था। तो ऑप्शन ए है 1591 में, ऑप्शन बी है 1602 में, ऑप्शन सी है 1605 में और ऑप्शन डी है 1566 में। तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर फतेहपुर सिकरी में बनाया था। ठीक है, अकबर ने जो फतेहपुर सिकरी थी उस फतेहपुर सिकरी पर बुलंद दरवाज़ा बनाया था जब गुजरात विजय हुई थी, इस उपलक्ष्य में बनाया। तो वह ईयर था साथियों 1602 का, यानी 1602 में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। प्रश्न क्रमांक 190 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला 1602। ठीक है, चले साथियों अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले मेरे साथियों जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और एक बात पुनः मैं फिर से बता दूं कि जो मिडेवल हिस्ट्री की जो मेगा सीरीज थी साथियों, उस मेगा सीरीज का यह आखिरी वीडियो है। यह क्लास हमारी आखिरी है। आज से हमारी पूरी मिडेवल हिस्ट्री की मेगा सीरीज खत्म हो जाएगी, हम पूरे 200 क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसके PDF आप लोग हमारे ब्लॉग पे अवेलेबल करवा दिए गए, उस ब्लॉग पे जाकर आप उन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और याद रहे साथियों आज हमें रात को 10 बजे मुलाकात करनी है लाइव क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री की, जहाँ पर हम मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। ठीक है ना जी, तो बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, सभी स्टूडेंट वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। चले साथियों अब जरा देखते हैं प्रश्न क्रमांक 191 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 191 कि अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन ए आनंद सागर सूरी, ऑप्शन बी विजय कनक सूरी, ऑप्शन सी हीर विजय सूरी, ऑप्शन डी विजय शांति चंद्र सूरी। तो किस जैन गुरु को अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वे जैन गुरु थे आपके हीर विजय सूरी। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है हीर विजय सूरी, वे आपके जैन धर्म के गुरु थे, जैन गुरु थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। चले जी अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ। मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ। तो ऑप्शन ए है मराठा, ऑप्शन बी है खिलजी, ऑप्शन सी है तुगलक और ऑप्शन डी है सैयद। तो देखो मुगल साम्राज्य के बाद की पूछा है, तो सैयद, तुगलक और खिलजी ये तो आपके मुगल साम्राज्य से पहले के थे। ठीक है, अब प्रश्न हमसे बाद में पूछा है तो बचा सिर्फ मराठा, और हमें पता है कि मुगल साम्राज्य के बाद ही मराठा का उत्थान हुआ था। ठीक है, शिवाजी के समय, औरंगजेब के समय। तो मुगल साम्राज्य के बाद अगर कोई राज्य मजबूती के साथ खड़ा रहा और भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया गया तो वह है मराठा। तो प्रश्न क्रमांक 192 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों मराठा। ठीक है, मराठा इसका राइट आंसर होगा। चले मित्रों अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 193 कि किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया। ठीक है, यानी वह कौन सा मुगल बादशाह था जिस मुगल बादशाह के पश्चात मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ था। इस प्रश्न का तो उत्तर साथियों आप लोग ही दीजिए। जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन बैठे हैं ना, सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। आप सभी लोग ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या इसका राइट आंसर ए वाला यानी जहांगीर है, यानी बी शाहजहां, या फिर औरंगजेब, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप सभी लोग उत्तर दीजिए। प्रश्न तो ये पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य का वह कौन सा बादशाह था जिसके बाद मुगल एम्पायर का पतन होना शुरू हो गया था। तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है साथियों कि जहांगीर और शाहजहां के समय तो मजबूती के साथ आपका पूरा शासन खड़ा था,
औरंगजेब के समय भी शासन पूरी तरीके से खड़ा था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु जैसे हुई वैसे ही आपके मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लग गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब की जो नीतियां थी, इन नीतियों की वजह से दक्षिण भारत में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। बहुत सारे जो राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जो आपके मुस्लिम रियासतें थी, वे मुस्लिम रियासत भी औरंगजेब की जो नीतियां थी उन नीतियों से रुष्ट हो गई थी, दुखी हो गई थी। परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत कुल मिलाकर मुगल एम्पायर के हाथों से निकल चुका था। तो मुगल एम्पायर में जब औरंगजेब थे, तो औरंगजेब के पश्चात यानी उनके मरने के बाद जितने भी मुगल एम्पायर के बादशाह आए वे सभी अयोग्य सिद्ध हुए। उनमें से कोई भी बादशाह आपके इन पूरी जो बिखरी हुई रियासतें हैं, ठीक है, जो विद्रोह हुई जो रियासतें हैं, उनको कभी भी एक सूत्र में नहीं पिरो सके। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि धीरे 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 आपकी जो पूरी मुगल एम्पायर की जो रियासत थी, वे पूरी मुगल एम्पायर का जो साम्राज्य था, वह साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक सीमित हो गया। यानी एक समय ऐसा आया कि मुगल साम्राज्य का शासन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लाल किले के अंदर चल रहा था। लाल किले के जैसे ही बाहर चलते, वहां पर मुगल साम्राज्य का शासन ही नहीं है, यानी घर में सीमित हो गए थे आपके पूरे मुगल एम्पायर। ठीक है, तो वो औरंगजेब था, इसके पश्चात से आपके डिक्लाइन शुरू हुआ था। चले साथियों, अब जरा अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ। तो सबको पता है साथियों, ज़्यादा हम इसको डिस्कस करके हमारा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो राइट आंसर इसका मुमताज है। ठीक है, चले अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 195 की देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता था। वह कौन सा राजा था जिसने देवगिरी को सबसे पहले जीता था। तो ऑप्शन ए है जलालुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि देवगिरी को सबसे पहले जीतने वाला जो राजा था, ठीक है, वे राजे मतलब कि बादशाह जो था सुल्तान, वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यानी प्रश्न क्रमांक 195 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है साथियों, चलो अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न पर चर्चा करने से पहले मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको कि इस पूरी मेगा सीरीज का ये लास्ट वीडियो है, लास्ट क्लास है। इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को हमारे ब्लॉग पर मिल जाएगी। ठीक है, और ब्लॉग की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और 10 बजे हमारी लाइव क्लास रहेगी रात को आधुनिक भारत के इतिहास की। उस क्लास में सभी स्टूडेंट ज्वाइन होंगे और क्लास को लेंगे। और सुबह 11 बजे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं साथ में लाइव। तो न्यूज़पेपर मेरे साथ पढ़िए और करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करिए। और शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास रहती है। तो सारी क्लास में आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यार आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो अपना सहयोग हमारे साथ बना के रखिए। अब प्रश्न क्रमांक 196 की 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया। 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसके द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मालिक काफूर, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन फिरोज और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो देखो साथियों, वारंगल का अभियान यानी दक्षिण भारत का अभियान 1309 यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मलिक काफूर और वजीर भी था मलिक काफूर। ठीक है, पहली बार मलिक काफूर दक्षिण भारत के अभियान पे गया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनको भेजा था। और दक्षिण के अभियान पर जाकर अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे मलिक काफूर, इन्होंने दक्षिण भारत को जीत लिया था। और वारंगल का जो अभियान है उस अभियान को भी इन्होंने ही जीता था। ठीक है, तो राइट आंसर आपके अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है, तो मलिक काफूर इसके राइट आंसर होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 196 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला मलिक काफूर। ठीक है, तो मलिक काफूर इसका राइट आंसर होगा, माफ करिए। ठीक है, आपका अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 197
मजमा अल बहरैन की रचना किसने की? मजमा अल बहरैन की रचना किसके द्वारा की गई? तो औरंगजेब के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, दारा शिकोह के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर तो दारा शिकोह है। अब दारा शिकोह के बारे में कुछ जानकारी मैं दूं तो दारा शिकोह जो था, ठीक है, यह दारा शिकोह एक विद्वान था। यह शाहजहां का पुत्र था, ठीक है, और सबसे बड़ा पुत्र था ये। और दारा शिकोह बहुत ज़्यादा विद्वान थे। ये संस्कृत को जानते थे, फारसी को जानते थे, अनेक भाषाओं को ये जाना करते थे और एक बहुत अच्छे शायर भी थे, ठीक है। तो दारा शिकोह ने ही मजमा अल बहरैन की रचना की थी। और दारा शिकोह एक्चुअल मुग़ल एम्पायर के एक्चुअल ये बादशाह बनना चाहते थे, किंतु औरंगज़ेब बादशाह बने, क्योंकि औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को मार दिया था और फिर औरंगज़ेब बादशाह बना था, ठीक है। तो मजमा अल बहरैन जो रचना है यह दारा शिकोह की रचना है, याद रखिएगा आप सभी लोग। तो प्रश्न क्रमांक 197 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दारा शिकोह। चले अब जरा अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 198 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 198 क्या कहता है? यह कहता है कि अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्व का पारसी में अनुवाद किया? अथर्ववेद का पारसी में अनुवाद किया। तो ऑप्शन ए है हाजी इब्राहिम सरहिंदी, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है राजा मान सिंह, और या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर साथियों होगा हाजी इब्राहिम सरहिंदी, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 198 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, जिन्होंने अथर्ववेद का पारसी में अनुवाद किया था। चले जी, अब प्रश्न क्रमांक 199 क्या कहता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता? तो ऑप्शन ए अकबर, शाहजहां, सी वाला ऑप्शन है औरंगजेब, और ऑप्शन डी है जहांगीर। मेरे साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। जिंदा पीर कहा जाने वाला जो व्यक्ति था वह सी यानी औरंगजेब था, क्योंकि औरंगजेब क्या करता था, खुद का जेब खर्च निकालने के लिए कुरान की आयतें लिखता था और टोपियों को सिलता था, ठीक है, और उन टोपियों को बाजार में बिकती थी और जो पैसा आता था उन पैसों से वह अपना खर्चा निकालता था, ठीक है। तो कुल मिलाकर वह आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। तो इसी वजह से उसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जिंदा पीर औरंगजेब को कहते हैं, ठीक है। चले जी, अब जरा अगले प्रश्न और इस पूरी मेगा सीरीज के आखिरी प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखते हैं आखिरी प्रश्न क्या है, ठीक है। इसके पश्चात हमारी मेडिवल हिस्ट्री की मेगा सीरीज समाप्त हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 200, घोगा के गोहिल राजपूत राजा मोगदजी गोहिल किसके समकालीन थे? ठीक है, घोगा के गोहिल राजपूत राजा मोगदजी गोहिल किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो साथियों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा बी वाला मोहम्मद बिन तुगलक, यानी आपके राजा मोगदजी गोहिल जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, ठीक है। तो 200 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। तो साथियों इस प्रकार से आप सभी लोगों ने आज की क्लास में 20 प्रश्नों को पढ़कर इस पूरी मेगा सीरीज को पहुंचा दिया है 200 क्वेश्चनों पर, और साथ ही में यह मेगा सीरीज आपकी पूरी तरीके से समाप्त होती है। तो मेरे साथियों आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है साथियों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मेरे साथियों अब हमारी जो मुलाकात होगी वो रात को 10 बजे आधुनिक भारत के इतिहास में होगी। तो आप सभी लोगों का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्द से जल्द आप सभी लोग रात को 10 बजे ऑनलाइन आ जाइएगा। तो मेरे साथियों जिन्होंने अभी भी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मेरे साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुलाकात करते हैं रात को 10 बजे लाइव क्लास आधुनिक भारत के इतिहास की, ठीक है। चलो आप सभी का धन्यवाद।